एक थाली में खाएंगी। परिवार में जब नई बहू आती है तो अपने साथ कुछ नई परंपरा और रिवाज भी लेकर आती है, और फिर जब दोनों बहुओं में उम्र का एक लंबा अंतर हो तो उनके विचारों और काम करने के तरीकों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे ही हमारी आज की कहानी में जिठानी रानी है, जो कि 8 साल पहले शादी करके अपने ससुराल में आ चुकी है। शादी को 8 साल बीत गए, लेकिन आज भी रानी और संकेत का प्यार वैसे ही बना हुआ है जैसा कि शादी के शुरुआती दिनों में था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं और एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उनका प्यार बस एक दूसरे को महसूस होता है, बाहर वालों को दिखाई नहीं देता। इसीलिए उन दोनों का प्यार परिवार में किसी की नजरों में नहीं आ पाता। वहीं दूसरी तरफ है छोटी बहू माही। वैसे तो कोई कच्ची उम्र में ब्याह नहीं हुआ है उसका, लेकिन हरकतें ऐसी कि लगता है अभी अभी बस 16 साल पूरे किए हैं शादी के समय। देखो नीरज, मैं बता रही हूँ, मैं जयमाला तभी डालूंगी जब तुम घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करोगी। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम क्या 50 साल के बूढ़े हो जो तुम्हें आजकल के रोमांटिक ट्रेंड के बारे में पता नहीं है? माही को स्टेज पर इस तरह जिद करते हुए देख दूल्हा बनने नीरज के पास अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप घुटनों पर बैठकर उसके हाथों में गुलाब का फूल थमाता है। नीरज के हाथों से फूल लेने के बाद माही बहुत खुश हो गई और फिर उसके बाद वो झट से उसके गले में माला डाल देती है। इस तरह शादी तो समाप्त हो गई थी और अब थी बारी गृह प्रवेश की। गृह प्रवेश के समय, नीरज सब पता चल गया है मुझे, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। देख रही हूँ तुम्हें तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है हमारी शादी को लेकर। अरे भाई, अब क्या हो गया ऐसा? क्यों कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पता नहीं ये कैसा प्यार है जो मुझे नजर ही नहीं आता। आज ही शादी हुई है हमारी और मुझे ऐसे बोरिंग तरीके से गृह प्रवेश कराना चाहते हो। तुम मुझे गोद में लेकर गाड़ी से उतारोगे तभी मैं बाहर आऊंगी, वरना मैं नहीं बाहर आने वाली। मुझे अपना गृह प्रवेश एकदम रोमांटिक वाला चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो माई? कितने सारे लोग जमा है यहाँ, सबके सामने मैं तुम्हें गोद में लेकर गाड़ी से उतरूं, अच्छा लगता है क्या? और ये सब करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है ना? मुझे पता था तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है। अरे जब सच्चा प्यार होता है ना तो इंसान इतना सब सोच ही नहीं पाता। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा बाबा, मुंह मत फुलाओ। ठीक है, मैं तुम्हें गोद में उठाकर दरवाजे तक ले जाऊंगा, बस अब खुश। और कोई हुक्म हो तो सुना दो, वो भी पूरा कर देता हूँ। थैंक यू नीरज, तुम ना दुनिया के सबसे रोमांटिक हस्बैंड हो। पता है तुम्हें अभी जिन चीजों के लिए इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है ना, शादी के कुछ सालों बाद यही सारी बातें याद करके तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, जब तुम्हें याद आएगा कि हमारी शादी में तुमने कितने प्यार से मुझे गृह प्रवेश कराया था। अच्छा ठीक है, जल्दी चलो, सब लोग दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। गृह प्रवेश की रस्म भी पूरी हो गई थी और उसके बाद अब नई बहू की पहली रसोई की रस्म निभाने का समय आ गया था। देखो माही, तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने सब कुछ चॉप करके तैयार करके किचन में रख दिया है। अब इस रस्म में खाना तो तुम्हें अकेले ही बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैंने कर दी है। इसके अलावा भी तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो मैं यहीं बाहर बैठी हूँ, तुम बेझिझक मुझे बुला लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता ना करें, मैं मैनेज कर लूंगी। जेठानी की रसोई से बाहर जाती ही माही फोन उठाकर पति नीरज को मैसेज करती है। कहाँ हो तुम बेबी? तुम्हारे बिना मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे पास आओ ना। पत्नी का मैसेज पढ़कर थोड़ी देर में नीरज माही के पास किचन में पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों घबराहट हो रही है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास नहीं थे ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देखो आज मेरी पहली रसोई है, क्या तुम मेरे पास यहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते? खाना तो मैं बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारी कंपनी की जरूरत है डार्लिंग। देखो माए, घर में काफी सारे मेहमान आए हुए हैं और मेरे कुछ दोस्त भी आए मुझसे मिलने के लिए। अब मेहमानों को छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे पास रसोई में खड़ा रहूंगा, अच्छा नहीं लगता ना। भाभी है ना तुम्हारे पास मदद करने के लिए, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम उनके साथ मिलकर खाना बना लो। नीरज, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है या तुम्हारी भाभी के साथ? अब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है या रानी भाभी की? ठीक है जाओ, अगर तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारे फ्रेंड इम्पोर्टेंट है ना तो कोई बात नहीं, जाओ। अरे ऐसा क्यों बोलती हो बेबी, आई लव यू ना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, गुस्सा मत करो ना। नीरज पत्नी माही को समझा बुझा कर बाहर मेहमानों के पास चला गया और इधर माही का मन अपनी पहली रसोई में पकवान बनाने पर कम और मोबाइल में पति को प्यार भरे मैसेज भेजने में ज्यादा लगा हुआ था। 5 मिनट बाद, आई लव यू बेबी, मिस यू। मिस यू? अरे अभी 5 मिनट पहले तो आया हूँ मैं तुमसे मिलकर। तो क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारे बिना 5 मिनट भी अच्छा नहीं लगता।
आई लव यू बोलो ना। अच्छा बाबा, आई लव यू, बाय। सिर्फ आई लव यू? मतलब तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है? यू डोंट मिस मी, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है बेबी, आई मिस यू टू। 10 मिनट बाद। गए आपके फ्रेंड? फ्री हो गए क्या? नहीं, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? कितनी देर होगी तुम्हें देखे हुए? तुम्हें देखने का मन कर रहा है, एक बार आ जाओ ना किचन में। माही अभी नीरज को मैसेज कर ही रही थी, तभी उसकी जेठानी रसोई में आ जाती है। अरे भाई, हमारे लबी डबी कपल, ये बताओ, ये मैसेज कर करके तुम्हारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन घर में बाकी लोगों को क्या खिलाओगी? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना बनाओ। देख रही हूँ तुम तो तब से मोबाइल ही लेकर बैठी हो। खाना समय से नहीं बना तो माँ जी मुझे ही 10 तरह की बातें सुनाएंगी। देवरानी के हाथ से फोन लेकर रानी देवर नीरज को फोन लगा देती है। अरे देवर जी, इतने उतावले भी मत होइए। आपकी पत्नी को ज्यादा टॉर्चर नहीं कर रहे हैं हम, बस थोड़ा सा खाना बनवा रहे हैं। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो देवरानी जी से थोड़ा काम करवा ले, वरना एक बार सासू माँ रौद्र रूप में आ गई ना तो फिर उन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। अरे क्या मेरी टांग खींच रहे हो भाभी, मैंने कौन सा मना किया है, बल्कि मैं तो खुद उसे बहुत देर से यही समझा रहा हूँ कि काम में दिमाग लगा है। अच्छा जी, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, ये माँ ही तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ऐसा है क्या? अरे नहीं भाभी, आप तो लग रहा है हमारी गृहस्थी शुरू होने से पहले ही उसमें आग लगा दोगी। क्या बोल रही हो? जेठानी से मीठी सी डांट खाने के बाद नीरज और माही एक दूसरे को फोन और मैसेज करना बंद कर देते हैं और फिर कुछ देर के बाद किसी तरह माही खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे नीरज, तू क्या सबका मुंह तक रहा है? बहू रानी ने पहले ही 2.5 घंटे में बनाकर तैयार किया, ये लंच खा ले, वरना खाना खत्म होते होते शाम की चाय का समय हो जाएगा। अरे मम्मी, आप लोग खाओ ना, मैं भी खाऊंगा थोड़ी देर में। मम्मी जी छोड़िए देवर जी को, आप समझ नहीं रही हैं, अपनी धर्म पत्नी का इंतजार कर रहे हैं। वो नई नई शादी हुई है उनकी, दोनों को साथ में बैठकर खाना खाना होगा ना। ला भाई, शुरू हो गया इस घर में भी नया नया चौंचल है। क्या बहू, तेरी नई शादी नहीं हुई थी क्या? तूने तो कभी नहीं खाया साकेत के हाथ से खाना? ना हमने कभी साकेत को तेरे आसपास ऐसे भंवरे की तरह मंडराते हुए देखा, जैसे नीरज सुबह से माही के आसपास मंडरा रहा है। माँ जी, नई नई शादी हुई है अभी हम दोनों की, अगर एक दूसरे के साथ खाना खा भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। वैसे भी कहते हैं एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम लोग हमेशा एक ही थाली में खाना खाएंगे, ताकि हम दोनों के बीच का प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, वरना हमने अभी कोशिश करके बढ़ा लिया होता प्यार। खैर, तुम्हें जो करना है करो, हमारा तो खाना लगाओ भाई, हमें भूख लगी है। घर में सभी लोग खाना खाकर उठ चुके थे और सबसे अंत में डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए एक ही प्लेट में खाना लेकर प्यार से एक दूसरे के मुंह में खाना खिलाते हुए माही और नीरज दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। नई नई शादी में जोश जोश में नीरज ने वादा तो कर दिया था कि वो हमेशा एक ही प्लेट में माही के साथ खाना खाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में ये वादा निभाना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था। शादी के कुछ दिन बाद दोपहर के समय नीरज ऑफिस में था, तभी माही उसे फोन पर मैसेज करती है। बेबी, क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ बेबी, तुम बताओ। बेबी को आपकी बहुत याद आ रही थी। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैं फोन करता हूँ, अभी थोड़ा काम कर रहा था। ओके बेबी। थोड़ी देर बाद, मेरे सोना बाबू ने खाना खाया? अरे बाबा, लंच ब्रेक होगा तभी तो खाना खाऊंगा, अभी 12 बज रहे हैं। 12 बजे कौन से ऑफिस में लंच ब्रेक होता है? मेरे बाबू को तो भूख ही नहीं लगी। अगर भूख लगी तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स खा लो ना। हाँ भाई, मैं खा लूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखो। थोड़ी देर बाद फिर से माही का फोन नीरज के पास आता है। देखो ना बेबी, मेरा तो खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। जब तक एक प्लेट में तुम मेरे साथ खाना नहीं खाते, मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता। माही, मैं ऑफिस में हूँ, ये सब बातें करने का समय नहीं है, मीटिंग चल रही है। और ये क्या तुमने बाबू सोना लगा के रखा है? मैं घर आके बात करता हूँ ना तुमसे। नीरज के गुस्से में झुंझलाने के कारण माही बहुत अपसेट हो जाती है। शाम को जब नीरज घर लौटता है तो देखता है कि माही ने मुंह फुला रखा है। अरे मुंह फुलाने जैसे क्या बात हो गई? मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक प्लेट में खाना खाने से, मेरे तुम्हारा हालचाल पूछने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है, वरना मैं क्यों तुम्हें ऑफिस में फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछती? पागल हूँ मैं जो पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ।
हर समय मेरे मन में यही ख्याल आता रहता है, पता नहीं मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा बाबू ठीक होगा कि नहीं, कहीं मेरे बाबू को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। यही सोचते सोचते मेरा पूरा दिन निकल जाता है और तुम एक फोन नहीं करते मुझे, ऊपर से मेरे फोन कॉल से ऐसे चिड़चिड़ाकर जवाब देते हो। मैंने सोच लिया है अब मैं तुम्हें फोन कॉल करूंगी ही नहीं। अरे क्यों नाराज हो रही हो? अच्छा मैं मानता हूं मैंने तुमसे गुस्से में बात की, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना, उस समय मैं ऑफिस में था, मीटिंग चल रही थी और बार बार तुम्हारा फोन उठाने की वजह से बॉस भी गुस्से में मुझे घूर रहा था। देखो तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता क्या करो, मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ। टी ब्रेक में चाय पी लेता हूँ, लंच ब्रेक होता है तो मैं अपना पूरा टिफिन खा लेता हूँ। ध्यान तो तुम्हें अपना रखना चाहिए ना, तुम पूरा दिन कितना काम करती होगी, थक जाती होगी ना मेरी बेबी। हाँ बहुत थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक बार भी मुझे कॉल करके मेरा हालचाल नहीं पूछते। ओके कल से जरूर पूछा करूंगा मेरा बाबू कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया। अब तक खुश? बिल्कुल खुश। तुम भी प्रॉमिस करो आगे से कभी भी मेरा फोन काटोगे नहीं। प्रॉमिस, आगे से मैं कभी भी तुम्हारा कॉल काटूंगा नहीं। अगले दिन दोपहर को 11 बजे। अरे बेबी 11 बज गए, आपने बताया था ना 11 बजे आपका टी ब्रेक होता है, चाय पी लो जल्दी से, वैसे भी 3 घंटे हो गए आपने कुछ खाया नहीं है। हाँ जा रहा हूँ मैं चाय के लिए। 2 मिनट बाद। अरे एक बात का ख्याल रखना, खाली चाय मत पीने लगना वरना आपको गैस हो जाएगी और फिर खाना खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। चाय के साथ ना कुछ स्नैक्स जरूर ले लेना। ठीक है मैं ले लूंगा स्नैक्स, अभी चाय पी रहा हूँ फिर बात करते हैं। ओके बेबी। अपना प्यार और केयर दिखाने के लिए माही दिन में लगभग हर घंटे 2 घंटे में अपने पति को फोन या मैसेज किया करती थी। माही को तो यही लग रहा था कि वो अपना प्यार नीरज को जता रही है, लेकिन परिणाम ये हो रहा था कि गुजरते समय के साथ नीरज को अब थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे फोन कॉल्स इरिटेट करने लगे थे, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन ऑफिस से नीरज निकल रहा था, तभी उसके दोस्त का फोन आ जाता है। नीरज भाई शादी क्या हो गई, तू तो भूल गया यार दोस्तों को। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसे क्यों कह रहा है? ऐसी बात नहीं है तो चल फिर ठीक है, आजा अपने ठिकाने पर, मिलकर थोड़ी देर चिल मारते हैं। ठीक है मैं पहुंचता हूँ। दोस्त से बात करने के बाद नीरज काफी फ्रेश और खुश फील कर रहा था, तभी माही का फोन आता है। नीरज आप ऑफिस से निकल गए? अगर इसे बता दूंगा कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ तो बार बार फोन करके इरिटेट करती रहेगी, झूठ ही बोल देता हूँ। अरे नहीं वो क्या है ना, आज बॉस ने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम दे दिया है, तुम ऐसा करना 2-3 घंटे मुझे फोन मत करना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, निकल कर तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर करता हूँ तुमसे बात। ओके मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि आज मूवी देखने चलते हैं। सरप्राइज देने के चक्कर में मैं पहले ही मॉल में आकर बैठी हुई हूँ। ऐसा करती हूँ अपनी किसी फ्रेंड को बुला लेती हूँ, अब जब टिकट खरीद ही लिए तो फिल्म देख ही लेती हूँ। माही अपनी फ्रेंड को फोन करके मूवी देखने के लिए बुला लेती है, लेकिन अभी तो स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी था। माही मुझे आने में ना आधा घंटा लग जाएगा, तू ऐसा कर तब तक उधर फूड कोर्ट में बैठकर मेरा इंतजार कर। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा तू। कुछ देर बाद माही देखती है कि उसका पति नीरज अपने 2 दोस्तों के साथ आकर वहीं थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है और फिर तीनों दोस्तों की बातें शुरू हो जाती है। इतने दिनों के बाद तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यार, थैंक गॉड सही समय पर मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने अपनी बीवी को बोल दिया मैं मीटिंग में हूँ बेबी, वरना हर आधे घंटे में फोन कर करके इरिटेट कर देती, पूरी आउटिंग का सत्यानाश हो जाता। अरे मेरे भाई, भाभी जी को अभी तक यकीन नहीं हुआ क्या कि तू अब कहीं भागने वाला नहीं है और आधे घंटे में फोन करके कंफर्म करती रहती है क्या? अरे क्या बताऊं यार, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, इतना बाबू सोना बच्चा करते करते दिमाग की दही हो गई अब तो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शादी करके बीवी नहीं लाया मैं, बल्कि अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लिया है मैंने, जिसे पूरा दिन गोद में लेकर बस बाबू बाबू करना पड़ता है। पति के मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बेचारी माही के तो होश ही उड़ गए थे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नीरज उसके बारे में ऐसा सोचता होगा। अब तो माही का मूड एकदम अपसेट हो गया था। फिल्म देखने की कोई इच्छा नहीं बची थी, इसलिए वो सहेली को फोन करके आने के लिए मना कर देती है और अपना पर्स उठाकर पांव पटकते हुए वापस घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर माही जेठानी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे क्या हो गया माही, क्यों रो रही हो? तुम तो मूवी देखने गई थी ना, देवर जी साथ में नहीं है? जेठानी की बात सुनकर माही रोते हुए रानी को सारी बात बताती है।
भाभी एक बात बताइए, आपके और भैया के बीच में तो 8 साल से वही प्यार बना हुआ है। भैया आपसे बोर नहीं हुए, मेरे पति को देखो, हमारी शादी को 6 महीने नहीं हुए, वो मुझसे मेरी बातों से बोर हो गए। देखो माही, मेरी बातों को गलत मत समझना। प्यार अपनी जगह है, लेकिन कोई भी रिश्ता हो उसमें थोड़ा सा स्पेस देकर चलोगे ना तो हमेशा रिश्ता अच्छा लगेगा। तुम जितना पति के ऊपर हावी होने की कोशिश करोगी, पति तुमसे उतना ही दूर भागेंगे। ऑफिस में 10 तरह के काम होते हैं, कभी मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी ऑफिस में किसी से कहा सुनी हो जाती है। अब इस बीच में अगर हम फोन करके उनको बाबू बाबू करें तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा ना। प्यार का, लाड़ का एक समय होता है, इसलिए तुम भी दिन में बार बार नीरज को फोन करना बंद कर दो। घर आने के बाद पति के ऊपर जितना प्यार लुटाना हो लुटाओ, लेकिन हर समय ये सोचना कि पति तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे या तुम उसके आगे पीछे मंडराती रहो, तो फिर रिश्ते में घुटन पैदा होने लगती है। तुमने देखा, तुम्हारे जेठ जी और मैं कभी ज्यादा एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हो। बेशक सबके सामने हम थोड़े अलग अलग रहते हैं, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं, बहुत रोमांटिक हस्बैंड है। मेरा बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी स्पेशल दिन वो कभी नहीं भूलते। गिफ्ट भी लाते हैं और स्पेशल सेलिब्रेशन भी करते हैं। समय समय पर मुझे बाहर घुमाने ले जाते हैं और जितना हो सकता है मुझे समय देने की कोशिश करते हैं। और उसके बदले में मैं भी उन्हें पूरा स्पेस देती हूँ कि वो अपने दोस्तों से मिल सके, अपने ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड कर सके और अपने काम पर पूरा फोकस कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जेठानी की बात सुनकर माही को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने भी अब पति नीरज को थोड़ा स्पेस देना शुरू कर दिया, तो उनके बीच की केमिस्ट्री भी पहले से बेहतर होने लगी। चमेली किचन में काम कर रही होती है, तभी हॉल में बैठी विमला अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय तो दे जा। न जाने क्यों आज इतनी चाय की तलब लग रही है। माँ जी अभी सब्जी चढ़ाई है, थोड़ी देर बाद आपके लिए चाय बनाती हूँ। हर वक्त चाय पीने से आपकी डायबिटीज और बढ़ जाएगी। अरे तू मेरे डायबिटीज का टेंशन मत ले, मैं मर भी गई तो तेरा तो भला होगा ना, और तू यही तो चाहती है। माँ जी सुबह सुबह आपको कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा है क्या, जो आप मुझसे चाय के मुद्दे को लेकर लड़ रही हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं तुझसे बहस करने के लिए, लेकिन अभी तो बस मुझे चाय की तलब है और तू मेरे लिए चाय बनाएगी। माँ जी अगर ये आपकी जिद है कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। मेरी भी यही जिद है कि मैं सब्जी बन जाने के बाद ही चाय बनाऊंगी। विमला और उसकी बहू चमेली का आए दिन का ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों सास बहू में झगड़ा होता रहता। अब देर शाम विमला घर से बाहर जाती है और काफी समय बाद एक औरत के साथ घर आती है। अरे माँ जी ये आप किस लिए आई? लगता है आपको नौकरानी मिल गई। मैं काम वाली बाई है और मेरे को इज्जत पसंद है, समझी तू? देख चमेली, ये मेरे घर की बहू है तो इसके ना मुंह मत लग। ठीक है, अभी मेरे को बताओ मैं कौन सा काम करेगी? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये करेगी कि वो करेगी। सही से काम समझाने का। देख, तू घर के सारे काम करेगी लेकिन साथ में मेरे काम भी करेगी, ठीक है? खासकर मैंने तुझे अपने कामों के लिए ही रखा है। अरे चमेली नाम है मेरा, चमेली। काम भी ऐसा करेगी कि 7 जन्मों तक आप मेरे को याद करेगी। 1 मिनट, क्या नाम बताया तुमने अपना? चमेली? चमेली तो मेरा नाम है। नौकरानियों का नाम चमेली थोड़ी ना होता है, वो तो रानियां होती है, रानियां। तो कुछ ज्यादा ही भ्रम में नहीं जी रही? तेरे सामने जो खड़ी है वो नौकरानी है, घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती है और उसका नाम भी चमेली है। वो कोई रानी नहीं है, तो नौकरानियों का नाम ही चमेली होता है बहू। मैडम थोड़ा इज्जत से मेरा नाम लेने का, समझी ना? अरे चमेली, तू खामखा गुस्सा क्यों हो रही है? जा एक कप चाय बना ला। मैं तो बस अपनी बहू को समझा रही थी कि वो जिस भ्रम में जी रही है, इसका जीता जागता उदाहरण उसके सामने खड़ा है। विमला अपनी बहू का चेहरा देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि चमेली को इस बात का बुरा लगता है कि उसकी सास एक नौकरानी लेकर आई है जिसका नाम भी चमेली है। और हर बात पर जब भी विमला नौकरानी चमेली को बुलाती तो बेचारी बहू अपना काम धंधा छोड़कर अपनी सास के पास आती और सास ये कहकर उसे वहां से जाने को कहती कि वो उसे नहीं बल्कि अपनी नौकरानी को आवाज लगा रही थी। अरे चमेली, जरा पैर दबा दे, पैरों में न जाने क्यों जकड़न हो रही है। जैसे ही विमला की बहू चमेली आती है, कहिए माँ जी क्या कह रही है? अभी किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धोने के बाद मैं आपके पैर दबाने आ जाऊंगी। अरे तुझे कौन कह रहा है पैर दबाने के लिए? मैं तो नौकरानी को बुला रही हूँ। वैसा तू भी नौकरानी से कम नहीं है।
चला बाहर जा मेरे सामने से। जब से माँ जी ने इस नौकरानी को लाया है तब से माँ जी कुछ ज्यादा ही चमेली चमेली कर रही है, और ये नौकरानी भी चमेली नाम सुनने पर भी माँ जी की बात नहीं सुनती। कुछ तो गड़बड़ है। कितना सुकून मिल रहा है मुझे अपनी बहू को चमेली चमेली बोलकर। मैं भी नौकरानी का नाम बदलकर बस इसे सबक सिखाने के लिए लाई हूँ यहाँ। कुछ देर बाद विमला जानबूझकर नौकरानी को कहती है, अरे चमेली, काफी दिन हो गए संडास साफ किए हुए, आज खाने से पहले संडास साफ कर दे। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? खाने से पहले संडास साफ करना है? क्यों? वैसे तेरे माँ बाप ने ना तेरा नाम चमेली सही रखा है। मैं नौकरानी को कुछ कहती हूँ और तू दौड़ी चली आती है। मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम अच्छा ही रखा था, लेकिन मुझे क्या पता था आप मेरे ही नाम की नौकरानी ढूंढ कर ले आएंगी और मुझे परेशान करेंगी। अरे मेरे पास इतना समय कहाँ जो मैं तुझे परेशान करती रहूं। नौकरानी पूरा दिन इधर उधर घूमती और विमला चमेली का नाम लेकर अपनी बहू को परेशान किया करती। ऐसे ही एक रोज विमला हॉल में टीवी देख रही थी, तभी विमला के घुटनों में दर्द होता है और वो चमेली को आवाज लगाती है, अरे चमेली कहाँ मर गई? मेरे घुटनों में दर्द है, जरा भाग कर तो आ। अरे माँ जी कहाँ दर्द है, दिखाइए तो। मैंने अभी भी नौकरानी को बुलाया था। वो क्या है ना, मेरा मन हो रहा है मैं उल्टी कर दूं। अब उसे बुला लूंगी तो वही साफ सफाई करेगी। माँ जी देखिए, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, या तो आप नौकरानी को नौकरानी कहकर बुलाओ या फिर उसका नाम बदल दो। देख बहू, हमें अपने से छोटे और गरीब लोगों की इज्जत करनी चाहिए, और वो इज्जत तुझे आती नहीं करनी है। लेकिन मैं गरीब लोगों की इज्जत अच्छे से करना जानती हूँ, तो मैं चमेली को चमेली कहकर ही बुलाऊंगी। इसमें तुझे जितनी भी दिक्कतें आए ये तेरी प्रॉब्लम है। पूरे दिन में विमला अपनी नौकरानी के चक्कर में अपनी बहू का नाम इस्तेमाल करके अपनी बहू को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक रोज चमेली नौकरानी को 500 के कई सारे नोट देते हुए कहती है, क्या हुआ चमेली, ऐसे क्या देख रही है? लगता है माँ जी ने तुझे टाइम पर पगार नहीं दिया। वैसे अगर तुझे पगार मिल भी गई है तो ये पैसे तेरे हो सकते हैं। लेकिन कैसे मैम साहब, आप भला मेरे को पैसा क्यों दे रही है? ये पैसे मैं तुझे इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि तू सच बता सकती है मुझे कि तेरा नाम चमेली ही है या फिर तेरे इस नाम के पीछे कोई राज है। अगर मैं आपको बताएगी कि मेरे नाम के पीछे का क्या राज है तो आप मेरे को ये पैसे दे देगी क्या? अरे पहले तू ये पैसे रख ले बस। अब बता, तेरा नाम चमेली ही है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मेरा नाम चंपाकली है। लेकिन तेरी सास ना मेरे को बोली कि मैं अपना नाम चमेली रख लो। वो मेरे को हर महीने उसका 5000 देगी, तो मैं भी ना मानिच गई। अच्छा किया तूने मुझे सच बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं तुझे 8000 महीना दूंगी, लेकिन अब से तेरा नाम विमला है और तू मेरे लिए काम करेगी। क्या बात करती मैम साहब, यही हुई ना असली जुबान। अब मैं तेरी हो गई रे, तू जो बोलेगी मैं वही करेगी। ठीक है, एक डेमो हो जाए। हॉल में माँ जी बैठी है और मैं जब तुझे उनका नाम लेकर बुलाऊं तो तुझे आना है। चमेली अब हॉल में जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। नौकरानी क्या आई, तूने तो घर का काम करना ही छोड़ दिया, और ये क्या सोफे पर पैर रख कर बैठी है? जा जाकर काम कर ले। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं करना, क्योंकि मुझे भी ना अब काम करने वाली मिल गई है। अरे ओ विमला, थोड़ा कम काम चोरी किया कर। बहू, तू अपनी सास को उसके नाम से बुला रही है? तू अपनी माँ समान सास का नाम ले रही है? राम राम राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कैसी बहू है तू? माँ जी वो क्या है ना, मैं आपको नहीं बल्कि नौकरानी को आवाज दे रही थी। हाँ मैम साहब, मेरे को काई को आवाज लगाई? ये तेरी नौकरानी कब से हो गई? और इसका नाम विमला है? अरे इसका नाम तो चमेली था। वो क्या है ना माँ जी, अब से ये नौकरानी मेरी है और इसका नाम चमेली से मैंने विमला रख दिया है, क्योंकि मैं इसे महीने का 8000 पगार देने वाली हूँ। अच्छा, तो तू अब अपनी सास से बगावत पर उतर आई है। आज ही सूरज को क्या कर तुझे घर से निकलवाती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी इस घर से निकलने को तैयार हूँ, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने इस नौकरानी को 5000 महीना देकर इसलिए रखा था क्योंकि आप मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे परेशान करना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपका नाम इस्तेमाल करके आपको परेशान करूंगी। मेरे को दोनों के काम में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस टाइम पे ना पगार मिलना चाहिए। तो अभी क्या अभी मेरे घर से निकल निकल। तेरी वजह से मेरी बहू मुझे नाम लेकर बुला रही है। चंपाकली कहीं नहीं जाएगी। मैं भी तो देखूं, जब मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा।
बहू, मैं तुझे ना आखिरी बार कह रही हूँ, ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तू मेरी बातों को इग्नोर ना करे, मेरी बातों को समझे। अरे मैं तुझे भी कुछ कहती हूँ तो तू पहले अपना काम करती है, उसके बाद मेरा काम करती है। माँ जी, तो क्या कभी मैंने आपका काम नहीं किया? अरे लेट से ही सही, लेकिन किया तो सही ना। ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन अभी क्या भी इस लड़की यानी कि इस नौकरानी को निकाल यहाँ से। ठीक है विमला, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने बहुत काम चोरी की है, लेकिन अपनी गलती भी तो मान ली ना, तो ठीक है। बाहो, तो फिर से मुझे ताने दे रही है। मैंने कहा ना अभी के अभी इसे यहाँ से भेज दे। अंत में नौकरानी खुद ही परेशान होकर वहां से चली जाती है और सास बहू की ये नोक-झोंक अब भी जारी थी। उनका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सास बहू और साजिश। अमर, जो कि खुद से 10 साल बड़ी लड़की आराधना से बहुत प्यार करता था, उसके घर वालों को भी इस बारे में सारी बात पता थी, पर चाहकर भी उसके माता पिता कुछ नहीं कर पाते और ना ही अपने बेटे को कुछ समझा पाते हैं। ऐसे ही एक दिन आराधना और अमर शादी करने का फैसला लेते हैं। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं और आराधना इसी साल शादी करेंगे, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। अमर बेटा, प्यार तक तो ठीक था, पर ये शादी, तूने सोचा भी है कि अगर तूने उस लड़की से शादी कर ली तो सब कैसे तेरा मजाक बनाएंगे? वो लड़की जिससे तू प्यार करता है वो तुझसे उम्र में 10 साल बड़ी है। माँ, कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, और वैसे भी मैं और आराधना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही शादी करना चाहते हैं, और प्यार में जात पात उम्र नहीं देखी जाती। माँ बेटा, मैं मानती हूँ कि प्यार अंधा होता है, पर प्यार में इतना भी क्या अंधा होना? क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? माँ, आपको हमारे इस रिश्ते से इतना ऐतराज़ क्यों है? आपको पता है ना, हम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। इस तरह से अमर अपने घर वालों की बात को नकार कर आराधना से शादी कर लेता है। शादी होने के बाद आराधना काम करना छोड़ देती है। अब अमर की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। अमर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। अब कोई भी ज़रूरत पड़ती तो आराधना को अमर से पैसे मांगने पड़ते। ऐसे ही एक दिन, अमर, मुझे 10,000 चाहिए। क्या 10,000? पर क्यों? आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसों की? अमर, क्या मुझे सब कुछ तुमसे पूछकर करना पड़ेगा? अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे कुछ काम ही होगा। आराधना, मैं तुम्हें पैसे देने से कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें इतने पैसों की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई? मुझे बता दो, क्या काम है? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई पैसे, अपने पैसे अपने पास ही रखो। इस तरह से आराधना अमर से नाराज़ हो जाती है। आराधना की नाराज़गी देखकर अमर कुछ पैसे उसके पर्स में रख कर चला जाता है। जब आराधना अपने पर्स में 10,000 रुपये देखती है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है। मैंने शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दी। मुझसे ये छोटा है, फिर भी मुझसे ज़्यादा कमाता है। मैं इससे 10 साल बड़ी हूँ, पर फिर भी मुझे हर चीज़ के लिए अमर से पैसे मांगने पड़ते हैं। अब तो अमर भी भाव खाने लगा है। अब मैं और नहीं झुक सकती, मुझे फिर से काम करना होगा। इस तरह आराधना बिना अमर को बताए फिर से जॉब करने लगती है। और जब ये बात अमर को पता चलती है तो, आराधना, तुम फिर से जॉब करने लगी? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे ये बात माँ से पता चली। हाँ, वो मैं दरअसल बताना भूल गई थी। मैंने सोचा हम दोनों ही काम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बार बार तुम्हारे सामने पैसों के लिए अपने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। आराधना की ये बात सुनकर अमर को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप से तैयार होने लगता है। अमर को तैयार होता देखकर आराधना कहती है, आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, फिर इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, पर आज ना हमारा मैच है, इसलिए आज मैं अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। इस तरह से अमर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। कुछ दिन तक तो यूं ही समय बीतता है, पर अब आराधना को अमर का बचपना खटकने लगता है। वहीं दूसरी ओर हर समय आराधना की रोक टोक अमर को भी खटकने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अमर, क्या बचपना है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आखिर तुम कब तक अपने दोस्तों के साथ यूं ही रात भर घूमते रहोगे और उन पर पैसे उड़ाते रहोगे? आराधना, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मैंने इतनी कम उम्र में शादी कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अंकल बन चुका हूँ।
मेरे दोस्त यार है, अगर मैं उनके साथ घूम लेता हूँ या खा पी लेता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है अमर कि अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए और बचपना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। आराधना, मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ, इसलिए तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी मुझसे ज़्यादा है। प्लीज़ मुझ पर कुछ भी थोपा मत करो। इस तरह से अमर नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ दिनों बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लड़ाई को छोड़कर फिर से पहले की तरह एक साथ खुश रहेंगे। आराधना, आई एम सॉरी उस दिन के लिए। मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना। माफ़ी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी माननी चाहिए। मैं भी तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। मैं ये बात भूल गई थी कि तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। यार, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और तुम हो कि मुझे ताने ही दे रही हो। अमर, मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और हम दोनों पहले की तरह एक साथ रहे, पर तुम्हारा बचपना खत्म ही नहीं हो रहा, उसका क्या करें? यार, मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आ गया, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुमसे बात करना ही बेकार है। अगर ऐसी ही बात है तो मत करो ना बात। इस तरह से एक बार फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब समय यूं ही बीत जाता है और दोनों की लड़ाई अभी समय के साथ बढ़ती ही जाती है। अपने बीच की लड़ाइयाँ देखकर आराधना और अमर अलग होने की सोचते हैं। माँ अब शायद सही कह रही थी। आराधना से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी। हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। मैं उससे 10 साल छोटा हूँ, इसलिए मेरे अंदर समझ कम है, और वो मुझसे 10 साल बड़ी है, इसलिए उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही समझ है। इसलिए अब हम दोनों ने एक फ़ैसला किया है। कैसा फैसला बेटा? साथ ना रहने का। अमर जी, ये डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी साइन कर दीजिए ताकि हम दोनों के रास्ते अलग हो सके। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पति पत्नी के बीच हमेशा इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अलग हो जाओ। ये शादी है, कोई मजाक नहीं। पर माँ जी, मैं और कितना बर्दाश्त करूं? अमर जी का बचपना खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर वो कब समझेंगे कि मेरे साथ उनके ऊपर इस पूरे घर की भी जिम्मेदारियां हैं? आखिर कब तक अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहेंगे? खेल बना रखा है तुम दोनों ने शादी को। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है और तुम दोनों इसे गुड्डे गुडियों का खेल समझ रहे हो। जब दिल किया शादी कर लिया और जब दिल किया इस शादी को तोड़ दिया। माँ, अब हम दोनों इस रिश्ते को और नहीं चला सकते। हम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं। जबरदस्ती का रिश्ता? बेटा, शादी तुम दोनों की मर्जी से हुई थी। और तुम दोनों को एक बात बता देती हूँ, तुम दोनों को अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। आराधना बहू, जो बात तुझे नहीं पसंद तो साफ साफ अमर से कह, और अमर, जो तुझे नहीं पसंद वो तू आराधना से बोल। तुम दोनों ही खुद को बदलने की कोशिश करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जब तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे तभी तुम्हारा रिश्ता चल पाएगा। घर वालों के समझाने पर अमर और आराधना काफ़ी सोच विचार करते हैं और अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश करते हैं, जिसमें अमर अपना बचपना कुछ हद तक कम कर देता है और आराधना भी उसकी बचकानी हरकतों को बर्दाश्त करने लगती है। साथ ही साथ अब बिना सवाल जवाब किए अमर भी आराधना को पैसे देता और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता। इस तरह से उन दोनों का रिश्ता एक बार फिर से सही चलने लगता है।